नमस्ते। आज हम लोग ना हिंदी भाषा के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। बात करेंगे उस इंजन की जो हर वाक्य को दौड़ाता है, क्रिया की। कभी सोचा है ये क्रियाएं, ये वर्ब्स बनती कैसे हैं? चलिए आज भाषा की इसी मशीनरी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अधूरा है? मतलब उसके बिना बात पूरी हो ही नहीं सकती। क्या हो सकता है वो? और इसका जवाब है क्रिया। बिल्कुल सही। अंग्रेजी में जिसे हम वर्ब कहते हैं। ये समझिए किसी भी वाक्य का दिल है, उसकी धड़कन। इसके बिना तो वाक्य बस शब्दों का ढेर है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये क्रिया है क्या भला? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिया का मतलब है बस कोई काम करना, कोई एक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी घटना या किसी स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी अवस्था के बारे में भी बताती है। चलिए जरा इसकी असली परिभाषा को समझते हैं। तो टेक्निकली इसकी परिभाषा ये है कि जिस शब्द से किसी काम के होने या किए जाने का पता चले, वही क्रिया है। सीधी सी बात है। ये वो शब्द हैं जो वाक्यों में जान फूंक देते हैं। ये बताते हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना। ये सब क्या हैं? ये सब क्रियाएं हैं। ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये एक्शन वर्ड्स ही तो बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी जो काम कर रहा है, वो असल में कर क्या रहा है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। क्रिया क्या है ये पता चल गया। लेकिन अब एक और गहरा सवाल। ये जो क्रियाएं हैं, पढ़ना, लिखना, ये सब, ये आती कहां से हैं? इनका सोर्स क्या है? इनकी जड़ कहां है? और इसी सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। धातु। जी हां, धातु। यही क्रिया का ओरिजिनल फॉर्म है, उसकी जड़ है, उसका कोर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पेड़ होता है ना, उसकी एक जड़ होती है और उसी जड़ से पूरा पेड़ निकलता है, फैलता है। बिल्कुल वैसे ही हर क्रिया की एक धातु होती है। और मजे की बात यह है कि क्रिया चाहे किसी भी रूप में हो, ये धातु वाला हिस्सा उसमें लगभग हमेशा मौजूद रहता है। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो क्रिया का जो सबसे बेसिक, सबसे मूल रूप है, उसे ही धातु कहते हैं। ये क्रिया का वो टुकड़ा है, वो हिस्सा है जो आपको क्रिया के हर रूप में मिलेगा। यही वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है जिस पर पूरी क्रिया की इमारत खड़ी होती है। तो सवाल यह है कि इस जड़ से, मतलब धातु से, पूरी क्रिया बन कैसे है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा, एकदम सीधा साधा फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं धातु। मान लीजिए पढ़। फिर इसमें हम एक प्रत्यय यानी सफिक्स जोड़ते हैं जो ज्यादातर मामलों में ना होता है। तो पढ़ में जोड़ा ना और बन गया पढ़ना। हो गई हमारी क्रिया तैयार। पढ़ प्लस ना इज इक्वल टू पढ़ना। है ना एकदम आसान। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। सारी धातुएं एक जैसी नहीं होती। नहीं, उनके बनने का तरीका अलग अलग होता है। और इसी आधार पर हम उन्हें कुछ कैटेगरीज में, कुछ प्रकारों में बांट सकते हैं। तो मोटे तौर पर धातु 4 तरह की होती हैं। पहली है मूल धातु। ये एकदम इंडिपेंडेंट होती है, किसी और शब्द से नहीं बनती, जैसे खा, देख, पी। दूसरी है यौगिक धातु। ये मूल धातु में कुछ जोड़-तोड़ करके बनती है, जैसे खाना से बन गया खिलाना। तीसरी है नाम धातु। ये किसी संज्ञा या विशेषण से बनती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जैसे हाथ एक संज्ञा है, उससे क्रिया बन गई हथियाना। और चौथी और आखिरी है अनुकरणात्मक धातु। ये तो आवाज की नकल से बनती है, जैसे खटखट की आवाज से बना खटखटाना। तो देखिए, हमने एक पूरी जर्नी तय की है। हमने शुरू किया था एक पूरे वाक्य से, फिर हम पहुंचे उसके दिल तक यानी क्रिया पर, और फिर क्रिया की भी जड़ तक पहुंच गए यानी धातु तक। तो मुद्दा ये है, एक की टेक अवे ये है कि अगर हम धातु को पहचानना सीख जाए ना, तो हम असल में हिंदी क्रियाओं के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ढांचे को समझ सकते हैं। ये भाषा के एक बड़े दरवाजे को खोलने की चाबी की तरह है। तो अब एक सवाल सबके लिए, कि जब हम किसी भी क्रिया को देखकर उसकी जड़, उसकी धातु को पहचान सकते हैं, तो सोचिए हम भाषा को कितनी ज्यादा गहराई से देख और समझ पाएंगे। ये एक नई नजर है भाषा को देखने की। इस पर जरूर सोचिए। असल में सब कुछ सिर्फ एक सवाल पर टिका है। जब कोई भी काम होता है, कोई क्रिया होती है, तो उसका असर आखिर पड़ता किस पर है? बस यही एक सवाल है जो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बीच की सारी दीवार गिरा देता है।
तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि क्रिया का ये मूल भेद है क्या। फिर सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को करीब से देखेंगे। और हाँ, आखिर में इन्हें पहचानने का एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जो हमेशा काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, क्रिया का मूल भेद। और जानते हैं इस भेद को समझने की चाबी कहीं और नहीं बल्कि वाक्य के ही एक छोटे से हिस्से में छिपी है। और वो हिस्सा है कर्म। जी हाँ, ऑब्जेक्ट। कर्म मतलब वो व्यक्ति या चीज जिस पर क्रिया का यानी एक्शन का सीधा सीधा असर पड़ता है। बस यही देखना है कि वाक्य में कर्म है या नहीं। यही एक चीज क्रिया का टाइप तय कर देती है। सच कहूं तो यही वो मास्टर की है जो सारा ताला खोल देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली टाइप की क्रिया की, सकर्मक क्रिया। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। सकर्मक यानी कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें एक्शन का असर कर्ता पर, मतलब जो काम कर रहा है उस पर नहीं बल्कि कर्म पर जाकर पड़ता है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक्शन कर्ता से चलकर कर्म तक का सफर तय करता है। चलिए एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। राम आम खाता है। अब यहां काम कौन कर रहा है? राम। क्रिया क्या है? खाना। और सबसे जरूरी सवाल, इस खाने का असर किस पर हो रहा है? जाहिर है आम पर, है ना? तो बस इसीलिए खाना एक सकर्मक क्रिया है। और हां, एक मजेदार बात और, सकर्मक क्रियाओं के भी सब टाइप्स होते हैं। कुछ क्रियाओं में एक कर्म होता है तो कुछ में दो दो भी हो सकते हैं। जैसे इस वाक्य को देखिए, अध्यापक ने छात्रों को गायन सिखाया। यहां सिखाने का असर छात्रों पर भी पड़ रहा है और गायन पर भी, तो यहां दो कर्म हो गए। चलिए अब आते हैं दूसरी तरह की क्रिया पर, और ये सकर्मक की ठीक उल्टी है। नाम है अकर्मक। और जैसा नाम से ही साफ है, अकर्मक मतलब कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया वो है जिसके साथ कोई कर्म होता ही नहीं है। यहां एक्शन का जो भी असर है वो सीधा काम करने वाले यानी कर्ता पर ही रहता है। एक्शन कर्ता से शुरू होता है और बस उसी पर आकर खत्म हो जाता है, कहीं और जाता ही नहीं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बच्चा रोता है। अब यहां क्रिया है रोना। इस रोने का असर किस पर पड़ रहा है? सिर्फ बच्चे पर ही, है ना? ये एक्शन किसी और चीज तक तो नहीं जा रहा, तो बस इसीलिए रोना एक अकर्मक क्रिया है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो चलिए अब इन क्रियाओं को पहचानने का वो सीक्रेट जानते हैं, वो ट्रिक सीखते हैं। और इसके लिए कोई लंबे चौड़े नियम रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि बस एक एक छोटा सा सवाल ही काफी है। और ये है हमारा मैजिक टेस्ट, क्या या किसको। टेस्ट करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले वाक्य में क्रिया यानी वर्ब को पकड़िए, फिर उस क्रिया से सवाल पूछे, क्या या किसको। अगर वाक्य में ही आपको इसका कोई सीधा सा जवाब मिल जाए तो बस समझ जाइए कि वो क्रिया सकर्मक है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण था, राम आम खाता है। क्रिया क्या है? खाता है। अब सवाल पूछते हैं, क्या खाता है? जवाब मिला, हाँ, आम। जैसे ही जवाब मिला, कंफर्म हो गया कि ये एक सकर्मक क्रिया है। देखा कितना आसान है। अब दूसरा उदाहरण भी चेक कर लेते हैं। बच्चा रोता है। क्रिया है रोता है। सवाल पूछिए, क्या रोता है? कोई जवाब मिला? नहीं। किसको रोता है? अरे इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब कोई जवाब न मिले तो वो एक आक्रामक क्रिया है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और वो क्या या किसको सवाल का जवाब देती है। दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया में कर्म होता ही नहीं है और इसलिए इन सवालों का कोई जवाब भी नहीं मिलता। तो अब जब हमने सकर्मक और अकर्मक दोनों को अच्छी तरह समझ लिया है, तो वो एक कौन सी सबसे जरूरी बात है जो हमेशा याद रखनी है? बस एक बात गांठ बांध लीजिए, असली खेल कर्म का है। कर्म ही वो चाबी है। अगर वाक्य में कर्म मिल गया तो समझिए क्रिया का टाइप भी मिल गया। तो उम्मीद है कि अब से जब भी कोई हिंदी वाक्य सामने आएगा तो उसकी क्रिया का भेद पहचानना बाएं हाथ का खेल होगा। तो अगली बार जब भी कुछ पढ़ें या सुने, इस छोटी सी ट्रिक पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कभी सोचा है कि कुछ छोटे छोटे वाक्य भी इतना गहरा असर कैसे कर जाते हैं? सिर्फ चंद शब्दों में इतनी ताकत भई आती कहां से है? आखिर वो कौन सी एक चीज है जो एक आम से वाक्य को इतना दमदार बना देती है? जवाब है क्रिया का सही चुनाव। देखिए, क्रिया किसी भी वाक्य का इंजन होती है।
यही वो हिस्सा है जो काम को, एक्शन को और असल मतलब को आगे बढ़ाता है। सही क्रिया के बिना तो कोई भी वाक्य बस बेजान शब्दों का ढेर है। तो चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। किसी भी काम को बताने के लिए एक क्रिया का इस्तेमाल होता है या एक से ज्यादा? बस यहीं से क्रियाओं के अलग अलग प्रकार को समझने का हमारा सफर शुरू होता है। सबसे पहले आती है सामान्य क्रिया। ये क्रिया का आप कह सकते हैं सबसे सीधा और सरल रूप है। जब वाक्य में सिर्फ एक ही काम हो रहा हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सीधा सा हिसाब है, एक काम एक क्रिया, बिल्कुल साफ। जैसे इन उदाहरणों को देखिए। राम आया, यहां पर बस एक ही काम हो रहा है, आने का। या फिर तुम चलो, यहां भी सिर्फ एक ही काम है, चलने का। एकदम साफ और सीधा। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या होता है जब हम दो क्रियाओं को एक साथ मिला देते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। इसमें एक होती है मुख्य क्रिया और दूसरी उसकी मदद करती है, जिससे उस एक्शन में, उस काम में एक नयापन या एक खास जोर आ जाता है। इस स्लाइड पर गौर कीजिए। वह स्कूल चला गया। देखिए, हम ये भी कह सकते थे कि वह स्कूल गया, लेकिन चला गया कहने से उस एक्शन के पूरे होने पर ज्यादा जोर पड़ता है। इसी तरह बच्चा रोने लगा सिर्फ ये नहीं बताता कि बच्चा रोया, बल्कि ये बताता है कि रोने का काम शुरू हो गया है। यही छोटी छोटी बातें भाषा को और असरदार बनाती हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर हमें किसी ऐसे एक्शन के लिए क्रिया चाहिए जो पहले से मौजूद ही ना हो, तो क्या होगा? हिंदी भाषा के पास इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है। हम दूसरे शब्दों से ही नई क्रियाएं बना सकते हैं। इसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। ये भाषा का एक बहुत ही मजेदार टूल है, जिससे हम किसी चीज, किसी एहसास या किसी क्वालिटी को सीधे सीधे एक्शन में बदल सकते हैं। बस शब्द के आखिर में एक छोटा सा प्रत्यय जोड़ना होता है और बस। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए कैसे संज्ञा बात से क्रिया बन गई बतियाना, सर्वनाम अपना से बन गया अपनाना और विशेषण गरम से बन गया गरमाना। है ना कमाल? ये चीज भाषा को कितना जिंदा और लचीला बना देती है। अब हम एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अभी तक हमने उन क्रियाओं की बात की जो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला खुद करता है। लेकिन तब क्या होता है जब सब्जेक्ट काम खुद ना करे बल्कि किसी और से करवाए? इसके लिए हमारे पास है प्रेरणार्थक क्रिया। ये सिखाने, निर्देश देने और किसी से काम करवाने वाली क्रिया है। यहां फोकस काम करने वाले पर नहीं होता, बल्कि उस पर होता है जो काम करवा रहा है। और मजे की बात यह है कि इसमें भी दो लेवल हैं। पहले लेवल पर काम करवाने वाला खुद भी काम में शामिल होता है। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, यहां माँ खुद एक्शन कर रही है। लेकिन दूसरे लेवल पर वो सिर्फ प्रेरणा देता है। जैसे माँ आया से खिलवाती है, यहां माँ सिर्फ निर्देश दे रही है, काम कोई और कर रहा है। क्रिया का एक छोटा सा बदलाव पूरी जिम्मेदारी को ही बदल देता है। अब एक और सवाल मन में आता है, अगर एक ही इंसान एक काम खत्म करके तुरंत कोई दूसरा काम शुरू कर दे तो क्या इसके लिए भी कोई खास तरह की क्रिया है? जी हां, बिल्कुल है। इसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें घटनाओं का एक क्रम बताना हो, जहां एक ही सब्जेक्ट एक के बाद एक दो काम करता हो। मतलब पहला काम पूरी तरह खत्म और फिर दूसरा शुरू। तो भाई इसे पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान बहुत ही आसान है। जो काम पहले खत्म होता है ना, उस क्रिया के साथ कर या करके लगा होता है। ये एक बहुत ही काम का सुराग है, इसे हमेशा याद रखिएगा। जैसे इस उदाहरण को देखिए, वो खाकर सो गया। यहां पर खाने का काम यानी खाकर पहले पूरी तरह खत्म हुआ और उसके ठीक बाद सोने का काम शुरू हो गया। क्रम एकदम साफ है। अब जरा समय के इस खेल में एक और छोटी सी बारीकी को समझते हैं। ये स्लाइड पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया के बीच का फर्क दिखाती है। पूर्वकालिक में एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता है, लेकिन तात्कालिक में एक काम के होते ही उसी पल दूसरा हो जाता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। देखिए, दोनों कामों के बीच कोई गैप नहीं है। समय का यही छोटा सा फर्क भाषा की असली खूबसूरती है। और अब आखिर में हम उन क्रियाओं की बात करेंगे जो पर्दे के पीछे रह के काम करती हैं। ये वो सहायक हैं, वो हेल्पर्स हैं, जो मुख्य क्रिया की मदद करके वाक्यों को एक पूरा और साफ मतलब देते हैं। ये दो बहुत जरूरी सहायक हैं,
पहली है सहायक क्रिया, जैसे है, था, रहे हैं। इनके बिना हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि काम अभी हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। ये हमें एक्शन का समय यानी टेंस बताते हैं। और दूसरी है कृदंत क्रिया। ये बनती तो क्रिया से ही है, पर काम किसी विशेषण या क्रिया विशेषण जैसा करती है। ये मुख्य क्रिया के बारे में कुछ और जानकारी देती है, जैसे वह चलता हुआ घर आया। इन हेल्पर्स के बिना हमारी भाषा अधूरी है। तो इन सभी अलग अलग तरह की क्रियाओं को समझने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी भाषा पर बेहतर कंट्रोल पाना। ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये अपने विचारों को ज्यादा सटीक, ज्यादा असरदार और ज्यादा शक्तिशाली तरीके से सामने रखने की कला है। तो चलिए आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या भाषा के ये नियम हमें बांधते हैं या फिर ये हमें खुद को और बेहतर तरीके से बयां करने की आज़ादी देते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।